मान्यवर, अब बात ना करो, ठीक है। चलिए आज हम बात करेंगे गतिक विद्युत वाहक बल। जैसे आप लोग पीछे पढ़े हो ना प्रेरित विद्युत वाहक बल, उसी तरह से आज का जो टॉपिक है वो है गतिक विद्युत वाहक बल। गतिक विद्युत वाहक बल क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, इस गतिक विद्युत वाहक बल से जो धारा उत्पन्न होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग लगा लें, गतिक विद्युत वाहक बल। हाँ, गतिक विद्युत वाहक बल, गतिक विद्युत वाहक बल, ठीक है। क्या होता है गतिक विद्युत वाहक बल? देखिए जैसा कि इसके नाम में ही इसका काम है, गतिक का मतलब होता है गति, ठीक है। यानी गति के कारण जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो तो उसे हम कहते हैं गतिक विद्युत वाहक बल। अब बात आ गई कि सर किसके गति के कारण, हमारे आपके गति के कारण, या परिपथ के गति के कारण, या चुंबक के गति के कारण, किसके गति के कारण ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ऐसा समझिए, मान लीजिए ये एक चुंबकीय क्षेत्र है, ध्यान देना, यह एक चुंबकीय क्षेत्र है, और जब ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह चुंबकीय क्षेत्र में दिशा किस तरफ होती है, बताएंगे। जब इस तरह बनाया गया हो तो ये चुंबकीय क्षेत्र की किस दिशा को व्यक्त कर रही है, हाँ बताइए, तल के लंबवत अंदर की ओर, ठीक है। जब इस तरह क्रॉस बनाया गया हो चुंबकीय क्षेत्र के लिए तो समझ लीजिए कि वो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो इस तल के लंबवत कैसी है, अंदर की ओर है, ठीक। लेकिन अगर यही ऐसे अगर हम दर्शाएं ऐसे तो तल के लंबवत बाहर की ओर। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो ये चुंबकीय क्षेत्र है इसकी दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर है, ठीक। ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई बंद परिपथ गति करे या उस बंद परिपथ का कोई भाग गति करे, समझिएगा। जैसे हमारे पास मान लीजिए एक बंद परिपथ है इस तरह से, या एक बंद परिपथ है, ठीक। तो या तो ये बंद परिपथ इसमें ऐसे ऐसे गति करे, समझे, या इस बंद परिपथ का कोई एक भुजा केवल गति करे, ठीक। मतलब गति होना जरूरी है, ठीक है। तो चाहे इसकी कोई भुजा गति करे या पूरा बंद परिपथ इसमें गति करे, तो इसके गति के कारण क्या होता है, इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और उस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। उसी विद्युत वाहक बल को हम कहते हैं गतिक विद्युत वाहक बल। समझ में आ गई बात? तो हम इस बंद परिपथ को यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए, और ये उसकी एक भुजा है, ये इस बंद परिपथ का नाम है PQRS। ये एक बंद परिपथ है जो इस चुंबकीय क्षेत्र में, जिसकी दिशा तल के लंबवत क्या है, अंदर की ओर है, इस चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, ठीक। इस बंद परिपथ की ये जो भुजा है PS, ये बिना घर्षण के भी वेग से क्या कर रही है, गति कर रही है, भी वेग से, बिना घर्षण के। घर्षण क्यों नहीं? क्योंकि अगर घर्षण होगा ना तो इसकी ऊर्जा का कुछ भाग उष्मा के रूप में खर्च हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने कहा कि बिना घर्षण के ये PS जो भुजा है वो भी वेग से गति कर रही है, ठीक है। इसकी लंबाई हमने मान लिया कितना, L, और इस भुजा की लंबाई हमने मान लिया X, ठीक। तो ये L भुजा जो है PS वो भी वेग से इस X भुजा पर क्या कर रही है, गति कर रही है। तो जब ये गति करेगा
ठीक है। तो इससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, बदलेगा, क्योंकि जब ये यहां पर है तो इतने क्षेत्रफल से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी। जब ये और आगे आएगा तो क्षेत्रफल कम हो जाएगा, तो चुंबकीय फ्लक्स भी क्या होगा, और आगे आएगा तो चुंबकीय फ्लक्स और कम हो जाएगा। यानी जैसे जैसे ये आगे पीछे गति करेगा तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, बदलाव होगा। और चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव के कारण क्या उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल। चूंकि यह विद्युत वाहक बल इसके गति के कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इस विद्युत वाहक बल को हम क्या कहेंगे, गतिक विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो नोट करें, लिखेंगे जब कोई बंद परिपथ या परिपथ के किसी भाग का चुंबकीय क्षेत्र में गति के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो उसे गतिक विद्युत वाहक बल, उसे गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, गतिक विद्युत वाहक बल। ध्यान देना, हमने लिखा है कि जब कोई बंद परिपथ हो या परिपथ का कोई भाग हो, वो गति कर रहा हो, किसमें, चुंबकीय क्षेत्र में, और उसके गति के कारण विद्युत वाहक बल क्या हो रहा हो, उत्पन्न हो रहा हो। ठीक, तो उसे क्या कहेंगे, गतिक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो उसे छूट गया देखना, तो उसे गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। अच्छा, ठीक है जी। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक चुंबकीय क्षेत्र लेंगे जिसकी दिशा तल के लंबवत क्या हो, अंदर की ओर हो, और उस चुंबकीय क्षेत्र में एक बंद परिपथ PQRS रखेंगे जिसकी भुजा PS बिना घर्षण के भी वेग से क्या कर रही है, गति कर रही है। ठीक है, तो लिखेंगे माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में जिसकी दिशा तल के लंबवत किधर है, अंदर की ओर है, जिसकी दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर है, में यहां से कहा इसको, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B जिसकी दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर है में, ठीक, एक बंद परिपथ
PQRS, ठीक है, स्थित है, जिसकी भुजा, ठीक है जी, जिसकी भुजा कौन, PS, बिना घर्षण के, ठीक है, भी वेग से गति करता है, ठीक है जी। हमने मान लिया कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र B जिसकी दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर है में एक बंद परिपथ PQRS स्थित है। इसकी जो भुजा है PS, ये भुजा बिना घर्षण के भी वेग से क्या करती है, गति करती है, ठीक। तो जब ये गति करेगा यहां पर, ठीक है, तो क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन। तो लिखेंगे तो तल से गुजरने वाला क्या, चुंबकीय फ्लक्स। कितना चुंबकीय फ्लक्स गुजरेगा, तो फाई बराबर, फॉर्मूला क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स का, फॉर्मूला फाई बराबर B इंटू ए। अरे भाई फाई B लिख, चलो हो गया ना, खुश। हाँ, इसका सूत्र क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, हाँ, वेक्टर B इंटू वही डाट वाला वेक्टर A, ठीक है। हाई B बराबर होता है वेक्टर B डॉट वेक्टर A। तो वेक्टर B डॉट वेक्टर A, ये चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र है। यानी इस पूरे तल से गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो इतना होगा, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, BA cos थीटा। यहां पर थीटा की वैल्यू बता दो, है कोई माइक लाल जो बताए थीटा की वैल्यू कितनी होगी, बताओ भाई जल्दी बताओ, थीटा की वैल्यू क्या लिखें, 90 डिग्री, बोलो जल्दी। हाँ 90, सब फुहारो, जीरो होगा। देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे है और इस तल की भी दिशा तो लंबवत ऐसे होगी। हाँ, इस पूरे PQRS से चुंबकीय क्षेत्र रेखा गुजर रही है ना, तो उसकी दिशा भी वैसे ही होगी। तो दोनों की दिशा क्या हो गई, सेम हो गई ना। तो थीटा क्या बना, तो कैसे 90 बना दे रहे हो, ये ऐसे नहीं रखा हुआ है बच्चा, ये ऐसे है, तभी तो चुंबकीय रेखाएं इससे गुजर रही हैं। तो थीटा क्या बना, 0। समझ में आया ना जी, कितने लोग समझे थीटा 0 कैसे हुआ है, सबको समझ में आ गया। चलो, तो जब थीटा 0 हो गया तो cos 0 की वैल्यू 1, तो ये हो गया 1, तो बचा क्या, फाई B बराबर BA। यहां तक सही है सबको। अच्छा एक चीज देखो, हमने PS की लंबाई क्या माना और इसकी लंबाई क्या माना, तो इसका एरिया कितना होगा बताओ। चूंकि A बराबर है लंबाई गुणे, भाई इसका क्षेत्रफल ऐसे ही निकलेगा ना, लंबाई गुणे, तो लंबाई क्या है x, चौड़ाई है L, तो LX, ठीक है। भाई समझे हो, भाई कैसे लिखा गया, हाँ, लंबाई गुणे चौड़ाई किसका सूत्र है, किसके क्षेत्रफल का, किसके क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणे चौड़ाई, आयतन का, किसका क्षेत्रफल है लंबाई गुणे चौड़ाई,
कोई भी बताओ इधर, 2 सीट छोड़ करके। वर्ग का क्षेत्रफल है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तुम लोग बताओ जी, किसका क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणित चौड़ाई? आयत के वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा पे 2 घात है। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ये आयत ही तो है, देखो लंबाई और ये चौड़ाई। तो लंबाई गुणित चौड़ाई का सूत्र आयत का होता है, वो आयत में है। ये ए का मान इधर देखो, ये ए का मान यहां रख देंगे तो 5e की वैल्यू क्या होगी जी? BL x। सही है ना? फैराडे के द्वितीय नियम से, फैराडे के द्वितीय नियम से, ठीक है। अब बताओ फैराडे का द्वितीय नियम क्या है? पूरा नियम बताने का सूत्र E बराबर हाँ। माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी। अच्छा, E बराबर माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी। डेल फाई अपॉन डेल टी को dx डी फाई बाई डी टी भी लिखा गया होगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन के फॉर्म में फैराडे ने जो अपने द्वितीय नियम में E बराबर लिखा, वो क्या लिखा? माइनस डी फाई बाई, आप इसको डी भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार विद्युत वाहक बल का मान, यही है ना। अब करना क्या देखो, E बराबर माइनस डी बाई डी टी, और 5e की वैल्यू क्या है? BL x। सही है। अब देखो E बराबर BL को बाहर कर दो, ठीक है जी। अब बचा गया dx बाई डी टी। अच्छा, dx बाई डी टी किसका सूत्र है? dx बाई डी टी किसका सूत्र है बताओगे? वेग का। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। तो dx विस्थापन हो गया और dt लगा समय हो गया। मतलब अगर ये भुजा अगर यहां से यहां तक आए तो इतना ही विस्थापन करेगा ना, और इस विस्थापन में समय कितना लगा? t। तो जब विस्थापन और बटा समय होता है तो उसको क्या कहते हैं? वेग ही तो कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? वेग। क्या लिख देना? चूंकि v बराबर होता है dx बाई dt, तो यहां पर भी पुट कर देंगे तो E बराबर हो जाएगा माइनस BL v, ठीक है। अब इसमें जो ऋणात्मक चिन्ह है, आप सभी को पता है ऋणात्मक चिन्ह क्यों लगाया गया है? क्योंकि लेंज ने कहा था कि विद्युत वाहक बल उसी का विरोध करता है जिसके कारण, तो इसमें जो विद्युत वाहक बल है वो किसका विरोध करेगा? इस भुजा के गति का। क्योंकि ये भुजा जब गति कर रहा है तभी तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो इसके गति का वो क्या करेगा? विरोध करेगा। तो यहां पर निगेटिव चिन्ह का मतलब बस इतना ही है कि विद्युत वाहक बल इस भुजा के गति का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है, और यहां पर निगेटिव का कोई मतलब नहीं है। यहां पे लिख देंगे चूंकि निगेटिव चिन्ह विद्युत वाहक बल की दिशा को व्यक्त करता है, जो परिपथ की भुजा TS के गति के दिशा के क्या है? विपरीत है। समझ में आई बात? ऋणात्मक चिन्ह का केवल इतना ही मतलब है और कोई मतलब नहीं है इसका। तो E बराबर क्या लिख सकते हैं हम? E बराबर लिख सकते हैं BL v, ठीक है। यही गतिक विद्युत वाहक बल का सूत्र हो जाएगा। अगर आपसे गतिक विद्युत वाहक बल निकालना पूछा जाए तो आप यहां तक उसको हल करेंगे। क्या होता है गतिक विद्युत वाहक बल?
जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई बंद परिपथ गति करे या उस बंद परिपथ का कोई भाग गति करे और उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा हो, तो उसी विद्युत वाहक बल का नाम क्या है? गतिक विद्युत वाहक बल। ठीक, इसके लिए हम एक चुंबकीय क्षेत्र लेंगे जिसकी दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। उसमें एक बंद परिपथ रखेंगे। उस बंद परिपथ की एक भुजा को मान लेंगे कि वो गति कर रहा है। तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय फ्लक्स, उसका मान ये होगा। इस सूत्र से हम निकाल लेंगे बी का मान, फाइव बी का। ठीक, फिर फैराडे का द्वितीय नियम लगाएंगे, उसमें फाइव बी की वैल्यू रख देंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहां पर नेगेटिव चिन्ह बस इतना दर्शा रहा है कि वो इस भुजा के गति का क्या कर रहा? विरोध कर रहा है। कौन? विद्युत वाहक बल। क्योंकि विद्युत वाहक बल का यह नेचर है कि जिसके कारण वो उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। ठीक है, तो इसलिए यह नेगेटिव साइन है और इसका कोई मतलब नहीं है। अब हम ये कहें कि ये जो परिपथ है पूरा, इस परिपथ का कोई प्रतिरोध अगर हो तो इसमें धारा कितनी बहेगी? तो देखिए, यदि बंद परिपथ का प्रतिरोध R है तो उसमें बहने वाली क्या धारा, कितनी धारा उसमें प्रवाहित होगी? तो धारा बराबर होता है E बटा R। ठीक है, अब R E की वैल्यू ये है, यहां रख दोगे तो I बराबर क्या मिला? BLV बाई, तो इतनी एम्पियर की धारा उसमें प्रवाहित होगी। ठीक है, ये जो परिपथ है इसमें जो धारा बहेगी उसका मान इतना हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? देख लो, कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, डन। चलिए नोट करिए। शोर ना करें। ए बात ना करो भाई, तुम लोग बात करते हो। चलो देखो, अब देखो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। हाँ, दाएं हाथ का नियम। ठीक है, देखो दाएं हाथ का नियम, खड़ाक देना, अपना दाहिना हाथ निकालो और 3 अंगुली ऊपर से फोल्ड करो। बस 3। हाँ, ये वाला ऐसे करो। देखो इसको ध्यान से, दाएं दाएं आ जाओ। इसको दाया बाया हाथों नहीं पता है। बाया है मार, तो हम का लिखे हैं?
सर ये नियम बाएं हाथ का है ना, है बाएं हाथ वाले ये था ना। ना, वो तो अंगूठे का नियम है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम उसको बोलते हैं। वो तो याद और ये दाएं हाथ का नियम है, ये अंगूठा का नियम नहीं है। ठीक है, देखो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम ध्यान से सुनो, इधर देखो, ये इसे बोलते हैं कौन सी उंगली? तर्जनी, और इसे बोलते हैं मध्यमा, और इसे अंगूठा। ठीक, तर्जनी जो उंगली है, ए बाबू हाँ सुना है, कहा इसमें कौन मजा मिल रहा बताओ? ठीक है, इसमें कौन मजा मिल रहा है? चलो देखो, ज्यादा मजा नहीं, देखो इसको नहीं समझ में नहीं आएगा। ये तर्जनी उंगली है जो चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ठीक, चालक, ये अंगूठा चालक के गति के दिशा को, जैसे ये तार गति कर रहा है, ठीक है, ये वाला, तो उसके गति के दिशा को अंगूठा व्यक्त करेगा। ठीक, तो इस चालक में जो धारा बहेगी, जिसे आप प्रेरित धारा कहते हो, वो धारा या विद्युत वाहक बल की जो दिशा होगी वो मध्यमा अंगुली द्वारा व्यक्त होगा। अब देखना ध्यान से, हमें क्या करना है? इसको बहु चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में रखना है, इसको चालक के गति के दिशा में रखना है, तो ये उसमें बहने वाले धारा की दिशा में होगी। मतलब समझो, अगर हम ऐसे रखें इसको, देखो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, ये चालक के गति के दिशा में है, तो इस तार में जो धारा बहेगी वो किधर बहेगी? नीचे की ओर। समझ में आई बात? यानी जब कोई भी चालक चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, ठीक है, तो उस चालक में जो धारा बहेगी या उस चालक में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, उसकी दिशा अगर हमें ज्ञात करनी है तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम अप्लाई करेंगे। तो दायां हाथ का नियम कहता है कि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, अंगूठा उस चालक के गति के दिशा में हो, तो मध्यमा उस तार में बहने वाली धारा या उस तार में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है उसकी दिशा को व्यक्त करेगा। तो देख लो, ऐसे हमने किया, ये बता रहा है कि गति इधर हो रही है, ये बता रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, तो ये बता रहा है कि धारा नीचे की तरफ बह रही है। समझ में आई बात? कहीं भी आप, यही नहीं, कहीं भी आप चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी तरह से आप चालक को रख के देख लो, गति करा के देख लो। मान लो हमारे पास इस तरह मैग्नेट है, ये चुंबक के दो ध्रुव हैं, ऐसे, ये नियम हर जगह लागू होगा, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी नॉर्थ से साउथ। ठीक, हमने इसमें एक तार रख दिया ऐसे, और ये तार जो है इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र ये है, और ये तार हम इसमें गति करा रहे हैं इस तार को। अब किस दिशा में गति कराना है? अगर हमें पता चल गया कि इसमें धारा ऐसे बह रही है, ठीक, तो ये किस दिशा में गति करेगा वो हम निकाल लेंगे, और यदि गति की दिशा पता चल गई तो धारा की दिशा निकाल लेंगे। ठीक है, मतलब तीन में से कोई दो राशि आपको प्राप्त है तो तीसरी राशि को हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमने कहा धारा ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, हमें जानना है कि ये चालक किस दिशा में गति कर रहा है, हमें नहीं पता, फटाक देना दाहिना हाथ ऐसे करो, ठीक, और ध्यान रखना कि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो जाए। ठीक, और ये हो गया धारा की दिशा, देखो इधर बता रहा है, इसको ऐसे कर दो, ऐसे हो गया ना, तो ये धारा की दिशा में हो गया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो अंगूठा बता रहा है कि ये तार ऊपर नीचे से गति कर रहा। ठीक है, ये है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। किसी भी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में जब आप गति कराओगे तो उस तार में जो धारा बहेगी या जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसकी दिशा किस नियम से ज्ञात करोगे? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। ठीक है ना? चलिए देखिए, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ को यहां पर बना लें। ध्यान देना, थोड़ा ड्राइंग हमारा बहुत खास नहीं है,
लेकिन कोशिश करेंगे थोड़ा खास बन जाए, नहीं तो तुम लोग मजाक बहुत सही कर लेते हो। भाई देखो भूल गए, कोनो मार डाला बुझाता ईटा से हैं? बड़ा हो गया ना, हो जाता है भाऊ, भगवान की देन नहीं है, हमारी देन है, एक कुदरत की देन नहीं है। सही, मध्यमा छोट हो गया। देख लो भाऊ, थोड़ा गलती हो तो महसूस कर लेना कि सही बना है। हाँ, 5 फिंगर हो गया ना, ये अंगूठा, ये ठीक, और ये नहीं बन गया। अरे तुम लोग हंस दे रहे हो ना, बनाना तो अपने आएगा नहीं, खाली सुंदर बना ना जी। हाँ, कहाँ 6 दिए, 1 2 3 और 3 2 5 तक 6 होता है। 5 है ये भाव, ये ऋतिक रोशन वाला नहीं है। देखो ये अंगूठा है, ये चालक की गति को, दिशा को बताएगा, चालक की गति की दिशा ये बताएगा, ठीक है। और ये किसको बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और ये बताएगा धारा आई की दिशा को या विद्युत भाग बल की दिशा को, ठीक है। अब नियम लिख लेते हैं यहां पर, ठीक। नियम क्या है, जब, देखो ऐसे लिखो, यदि अपने दाएं हाथ से अंगूठा तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के क्या लंबवत, एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार रखें, इस प्रकार रखते हैं कि अंगूठा चालक के गति की दिशा को अंगूठा चालक के गति की दिशा को तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करे, व्यक्त करे तो मध्यमा चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा को क्या करेगा, व्यक्त करेगा।
ठीक है, यही है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। कोई भी चालक अगर चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो उस तार में, उस चालक में जो धारा उत्पन्न होगी, उस धारा की दिशा या उसमें जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, उस विद्युत वाहक बल की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से आप ज्ञात करेंगे। ठीक है, फटाक से नोट करिए। तो चलिए अब शांत हो जाएं। ए बच्चा बात ना करो। देखो जी, एक क्वेश्चन देखो बोर्ड में पूछा गया था। हाँ, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे अभी आपने पढ़ा ना गतिक विद्युत वाहक बल पढ़ा है ना, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया है। उसमें क्या कहा गया ध्यान देना। एक चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, ध्यान देना, ये एक चुंबकीय क्षेत्र है ऐसे, और इस चुंबकीय क्षेत्र में एक धातु का रॉड है, रॉड छड़ धातु का। मान लो ये छड़ है, ये ठीक है, ये धातु का ये छड़ है। इस छड़ की लंबाई L है। कितनी है? L। ठीक, ये लंबाई का ये छड़ है और ये चुंबकीय क्षेत्र B है। ठीक, यह जो छड़ है वो ओमेगा कोणीय वेग से क्या कर रहा? वृत्तिगत कर रहा। ऐसे छड़ का ये वाला सिरा स्थिर है और ये वाला सिरा जो है ओमेगा कोणीय वेग से क्या कर रहा? गति कर रहा। आपसे प्रश्न ये है कि इस छड़ के दोनों सिरों के बीच विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा, या इस छड़ में धारा का मान कितना होगा। ठीक है, तो ध्यान देना, जब ये एक पॉइंट इसका स्थिर है और ये गति कर रहा है, मान लो ये गति करेगा तो जितनी इसकी लंबाई होगी उतने आकार का वृत्त बनाएगा ना। मान लो यहां से ये छड़ यहां पर आ गया, यहां पर ये छड़, तो केंद्र पर कोण बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ऐसे ये कोण बना लिया थीटा, ये ऐसे गति किया। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना हुआ इसके, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन निकाल लोगे तभी तो आप निकाल पाओगे कि इसमें विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो ध्यान देना, छड़ के देखो, छड़ के द्वारा या छड़ के गति के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्या फ्लक्स, उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है जी? वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। यहां पर जो थीटा होगा वो क्या होगा? 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी? 1। थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है, और जब 0 यहां रखोगे तो कॉस 0 की वैल्यू, तो फाई कितना हो जाएगा जी? बी ए। ए क्या है? इस भाग का क्षेत्रफल, ये है ना। चूंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि इस तरह से ये बन रहा क्या? एक त्रिज्य खंड बन रहा। त्रिज्य खंड समझते हो, मैथ वाले समझ रहे होंगे। वृत्त अगर हो और वृत्त के केंद्र पर इस वृत्त के किसी चाप के द्वारा अगर कोण बन रहा है तो इस भाग को, इस वृत्त का क्या कहते हैं? त्रिज्य। तो इसी तरह यह है, इसको बोलेंगे त्रिज्य खंड। ठीक है, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होता है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर, ठीक, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 2 पाई। ये सूत्र होता है।
त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो इतना होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 2 पाई। ठीक है, अब देखो ये ए का मान यहां रख दोगे तो फाई बराबर हो जाएगा बी। ठीक है, और ए की जगह हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 2 पाई। अब देखो पाई से पाई तो फाई बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है, बी आर स्क्वायर इंटू थीटा हो गया जी। अब देखो तो विद्युत वाहक बल अगर निकालना है तो विद्युत वाहक बल, ठीक है, विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा देखो, E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी। ई बराबर माइनस डी बाई डी टी और फाई का मान ये है 1/2 बी आर स्क्वायर इंटू, ठीक, ई बराबर माइनस 1/2 बी आर को बाहर कर दो। ठीक, और यहां हो गया डी थीटा बाई डी टी। और आप सभी को पता होना चाहिए ओमेगा बराबर यही होता है, होता ही नहीं होता है, कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटा समय। तो ये ओमेगा हो गया। ये जैसे अभी इसके पहले वाले में हमने लिखा था v बराबर डी एक्स वाई, ये रेखीय वेग है। और जब कोई वस्तु वृत्त में गति करता है तो उसमें कोणीय वेग होता है और उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी। ये 11th क्लास में आप पढ़े होंगे। तो यहां ओमेगा रख देंगे तो E बराबर हो जाएगा माइनस 1/2 बी आर इंटू ओमेगा। ये हो गया। चूंकि यहां पर R क्या है, इसकी त्रिज्या है और त्रिज्या किसके बराबर है, L के। चूंकि R का मान क्या है तो यहां L रख दोगे तो E बराबर माइनस 1/2 बी एल ओमेगा एल स्क्वायर। ये फॉर्मूला दिया था पेपर में सिद्ध करने को, इसे सिद्ध करना था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो कंफ्यूज ना होइएगा। आप ध्यान रखिएगा इस तरह के आकार का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र यही है। ठीक है, इसको याद रखना। मैथमेटिक्स वाले इसको जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र यही होता है। ठीक है, बाकी सब तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो अगर कह देता कितना वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, तब इन सबके मान हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। मान लो तार की लंबाई दी होगी L रख देंगे, चुंबकीय क्षेत्र दिया होगा D रख देंगे, जिस कोणीय वेग से घूम रहा हो कोणीय वेग दिया होगा वो मान रख देंगे। ठीक, गुणा कर देंगे तो विद्युत वाहक बल का मान निकल जाएगा। निगेटिव चिन्ह का मतलब आप समझ ही रहे हैं क्या, विद्युत वाहक बल की दिशा जो इसके गति का क्या करेगा, विरोध करेगा। अगर इस तार का प्रतिरोध हो, अब देखो ये तो विद्युत वाहक बल निकल गया। यदि क्षण जो क्षण गति कर रहा है, यदि क्षण का प्रतिरोध क्या हो, आर हो, तो आई बराबर क्या होता है, ई बटा, तो आई बराबर ई का मान रख देंगे माइनस 1/2 बी एल स्क्वायर इंटू ओमेगा। इसको कैपिटल आर लिख लें। ठीक, तो धारा का मान ये हो जाएगा। ठीक है, आई बराबर हो जाएगा माइनस 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई, तो इतनी धारा उसमें बहेगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो एक क्वेश्चन पूछा है, आप अंसाल उठाएंगे तो उसमें ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक, नोट कर लीजिए क्वेश्चन क्या लिखना है, देख लीजिए क्वेश्चन भी लिख लें। एल लंबाई का कोई धात्विक क्षण एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में कोणीय वेग
ओमेगा से इस प्रकार गति करता है कि उसका एक सिरा स्थिर हो, उसका एक सिरा क्या हो, स्थिर हो। ठीक है, तो क्षण में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान -12BL² इंटू ओमेगा क्या करिए, सिद्ध कीजिए। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, नोट कर लीजिए।